Hi everyone, welcome to Adda 247. मेरा नाम है भारती and I am your NEET counseling expert and biology educator as well. So last podcast में मैंने आपको एक स्टूडेंट से मिलाया था जिसको AFMC अलॉट हुआ है and it was उस स्टूडेंट का वो ड्रीम कॉलेज था and today we have Tanushka and Tanushka being a NEET aspirant, क्योंकि हम लोग जब NEET देने जाते हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर कॉलेज होता है कि यार ये कॉलेज मिल जाए. सो एज आज आपको पता चलेगा कि यार तनुष्का को उसको जो कॉलेज चाहिए था कहीं ना कहीं उसको राउंड 1 में मिल गया है. सो लेट्स मीट. सो तनुष्का, सबसे पहले यार अपने बारे में बताओ, आपका नाम क्या है एंड क्या रैंक रही है, क्या कॉलेज अलॉट हुआ है, ये सब चीजें बताओ. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तनुष्का है और मेरी रैंक 1,10,080 है. इस रैंक पे मुझे लिटरली बहुत नीचे का कॉलेज मिलता, लेकिन आज मेरे पास ESIC अलवर कॉलेज है. मतलब मेरी सोच के भी बहुत 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 ऊपर कॉलेज मिला है मुझे. ओके. ठीक है. तो आप राजस्थान से हैं या यस मैम. राजस्थान से ही है ना? यस मैम. तो आपने अपनी रैंक पे मतलब कौन से, क्योंकि कॉलेजेस जब हम लोग सोचते हैं तो आपने जब अपनी तैयारी करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, तब आपका जो कॉलेज था कि क्या था दिमाग में कि यार ये कॉलेज लेना है, ऐसा कौन सा कॉलेज था? ऐसा था कि मुझे SMS चाहिए था, जो राजस्थान का टॉप मोस्ट कॉलेज है. लेकिन ओके. जब मेरे को लगा कि शायद रैंक 80,000 आ जाएगी, 70,000 आ जाएगी, तो शायद मिल भी जाए शायद. लेकिन अब तो 1 लाख के बाहर रैंक थी, तो मुझे लगा कि शायद मेरा ड्रीम कॉलेज तो नहीं मिल पाएगा. फिर मुझे मेरी रैंक पे एकदम जो 2-3 साल पहले खुले हैं ना कॉलेज, जैसे GMC 12, बूंदी, मुझे वो वाले कॉलेज मिलने वाले थे और मुझे लगा था अच्छा. शायद वही मिलेंगे. फिर मेरी उम्मीद थोड़ी टूटती गई कि यार इतनी मेहनत करी, शायद थोड़ी सी रैंक आ जाती, थोड़ी सी. लेकिन हाँ. फिर नहीं मिला. मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गई थी फिर. लेकिन अच्छा. फाइनली इतना सपोर्ट के साथ मुझे ESIC अलवर मिला है. तो यार इस बार जो नीट 2025 का पेपर था वो वैसे भी काफी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि बच्चों ने इसमें जितना भी एक्सपेक्ट किया था, लास्ट 2-3 सालों का पेपर देख के जाता है स्टूडेंट. इनफैक्ट जो टीचर्स हम लोग पढ़ा रहे थे वो भी उसी के हिसाब से पढ़ा रहे थे, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आया पिछले इतने सालों में. और इतना हार्ड पेपर, मतलब एक तो दो चीज हुई थी, लेंदी भी पेपर आया था और फिजिक्स का तो फिर बहुत ही ज्यादा हार्ड पेपर आ गया था. सो इसमें यार बहुत सारे स्टूडेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तनुष्का आपको देख रहे होंगे, देखेंगे अभी नीट 2026 वाले. तो आप क्या उनको बताना चाहेंगे कि यार तैयारी कैसे करनी है, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट यार जब वो पेपर जब हमारे सामने आया, आपके मार्क्स कितने थे इस बार, मेरे इस साल मार्क्स? 455 मार्क्स थे, 455. हाँ. तो बीइंग सच अ डिफिकल्ट पेपर, मतलब इतना डिफिकल्ट पेपर की अगर मैं बात करूँ तो यार उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपका पेपर स्टार्ट हुआ और पेपर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उस समय रियलाइज हो जाता है कि पेपर हमें आता है या नहीं आता है, तो उस समय क्या दिमाग में था, कैसे करा आगे, ये बताइए. देखो मैम, जैसे पहले पेपर खोला ना, सेट में फिजिक्स था. मैं तो पहले से हाथ जोड़ के कि नहीं नहीं, फिजिक्स तो पहले नहीं, सबसे पहले बायो करेंगे. तो फिर बायो का पेपर अटेम्प्ट करा. हर बार मेरे टेस्ट में 340 350 इतने मार्क्स आते थे, तो मुझे लगा शायद 330 तक तो आ ही जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे मैम कि वो NCERT तो छोड़ो, मैं खुद दिमाग लगा के भी उनको आंसर कर ही नहीं पा रही थी. मतलब बहुत आउट ऑफ लग रहा था कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, क्या लगाऊं, कौन सा लगाऊं मैं. क्वेश्चन फिर ज्यादा है. यस मैम, बहुत बहुत मतलब बहुत अलग क्वेश्चंस थे जिनका कोई हम्म. मतलब ही नहीं था. ना तो हाँ. नीट से, ना तो MBBS से, मतलब बहुत आउट क्वेश्चन थे. फिर हाँ. केमिस्ट्री करी, पहले बार में केमिस्ट्री करी तो सिर्फ 20 क्वेश्चन बने. मेरे को लगा अरे यार एक बार में तो 30 तो बनने चाहिए एटलीस्ट. फिर हम्म. धीरे, मतलब केमिस्ट्री भी काफी लेंथी थी, वो बहुत हाँ. ट्रिकी थी. मेरे 20 मार्क्स तो ऐसे ही चले गए केमिस्ट्री में, सिर्फ अगर मैं उसको गौर करके क्वेश्चन देखती तो. और फिर हम्म. फिजिक्स में सिर्फ मेरे 4-5 क्वेश्चन बने थे. मतलब ऐसा था कि 100 मार्क्स तो मैं ऐसे ही लेकर आ जाती थी फिजिक्स में. कैसे कहीं चाहे कैसे भी पेपर करूँ, पढ़ूँ ना पढ़ूँ, 100 मार्क्स तो पक्का आने थे. लेकिन इस बार तो 50, 60, 80 लाना ही बहुत मुश्किल हो गया था पेपर में. नहीं फिर आई. लेकिन मेरी फिजिक्स ऑलरेडी वीक थी, तो मैंने कभी फिजिक्स पे ध्यान दिया ही नहीं पेपर में. मैं सिर्फ बायो और केमिस्ट्री पे पूरा फोकस करती गई, और जितना फिजिक्स में मैंने बहुत कम किया है, मैंने किया भी नहीं. मतलब नहीं आ रहा, कोई बात नहीं. हम्म. फिर वही कि हे भगवान मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूंगी, भगवान आप बचा लो बस अब. फिर वही गुस्सा, ये मेरे साथ ही होना था, मेरे साथ ही होना था, मुझे कुछ क्यों नहीं आ रहा. काश मैंने फोन ना देखा होता, काश मैंने घूमने नहीं गई होती, काश मैंने पढ़ाई की होती.
हाँ, हर स्टूडेंट के दिमाग में ये बाद में आता है ना, तो नीट वही तो। 2026 वालों यार तुम लोग सुन लो कि ये बाद वाली जो ये काश जो अभी तनुष्का ने बताए हैं ये तुम्हारी जिंदगी में ना आए, तो ये काश वाली हरकतें नहीं करनी है हमें इस साल, क्योंकि यू नेवर नो यार कैसा पेपर इस साल आ सकता है नीट 2026 में, क्योंकि अब एनटीए तो बोल रहा है कि हम मैं अनएक्सपेक्टेड पेपर दूंगा, तो वो हम्म, अनएक्सपेक्टेड पेपर हम लोग इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यार काउंसलिंग जो है नीट की काउंसलिंग वो काफी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है अगर देखा जाए, क्योंकि यू हैव टू हैंडल आपकी स्टेट की ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग हैंडल करनी है, स्टेट की काउंसलिंग हैंडल करनी है, एमबीबीएस बीडीएस अलग है, बीएमएस की काउंसलिंग अलग हो रही है, बीवीएससी की काउंसलिंग अलग हो रही है, और उसमें भी फिर बाइफर्केशन है, एक ऑल इंडिया वाला और स्टेट वाला। सो क्योंकि आपने एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, तो यार स्टेट और इसको कैसे मैनेज किया, या फिर मतलब क्या क्या पॉइंटर्स थे, मतलब देखो अड्डा से जुड़ने से पहले आपके दिमाग में काउंसलिंग को लेके क्या था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पीओवी मुझे समझ आएगा इस चीज मैम से। मैम ऐसा था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि नीट से ज्यादा हार्ड तो काउंसलिंग है। इतने सारे टर्म्स थे, अपग्रेडेशन, फ्री एग्जिट, है ना, रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कैसे होगा, इतने सारे, मेरे को लगा कि ये बायो है या फिर काउंसलिंग है, कुछ इतने सारे टर्म्स कैसे मैनेज करूँ? फिर मैंने हाँ। बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं। मैम वो हम्म। ऐसा होता है ना कि फिज़िक्स तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं लेकिन समझ में सिर्फ़ एक से आता है। उसी हम्म। तरीके से फिर एक दिन मैं स्क्रॉल करती गई, फिर मुझे आप दिखे। आपकी बात सीधा मेरे मतलब समझ में आने लगी मुझे कि यार समझ में आ रहा है चलो, बाकी सब तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं अलग परेशान हो रही हूँ, कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। फिर मैंने धीरे-धीरे आपके जितने चैनल, मतलब एक ही चैनल सब्सक्राइब किया था मैंने आपका, फिर सारे नोटिफ़िकेशन आने लगे मेरे पास। फिर आपका जो प्रो काउंसलिंग और जो भी था काउंसलिंग वाला सब मैंने देखा। फिर मैंने आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करा, फिर वहाँ सारे अपडेट्स देखे, सब कुछ मतलब फिर मैंने बाय कर लिया था कोर्स। फिर मेरे को काउंसलर अलॉट हुआ। इन सब के अलावा भी मैं आपकी वीडियोस टाइम टू टाइम देखती थी, एक एक वीडियो मैंने पूरा देखा है, लाइव सेशन तक अटेंड करा, मैंने खुद के क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, आपसे डांट भी खाई है मैंने तो। डाटा भी है। यस अच्छा, मैम। ठीक है, ये नहीं बताना था, चलो ठीक है, डांट तो यार पड़ती है, ऐसा नहीं है, हमें भी बहुत पड़ी है। तो यार ओके, सो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, फिर यार हाउ डिड योर काउंसलर हेल्प यू, मतलब क्योंकि मेजर बच्चों का इशू यही होता है कि काउंसलिंग जब हम लोग करवा रहे होते हैं, जैसे मेरे टाइम पे यस देयर वर मैम। नो यूट्यूब वीडियोस, कुछ नहीं पता था काउंसलिंग के बारे में। मुझे ये भी नहीं पता था टू बी वेरी ऑनेस्ट कि यार आईपीयू का अलग से काउंसलिंग का फॉर्म निकलता है, एंड उसमें क्योंकि वो कॉलेज था जो शायद मेरे रेंज में था, एसीएमएस आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, तो अच्छा। वो निकल गया मेरे हाथों से, और अरे। मुझे बाद में पता चला कि यार इसकी अलग से काउंसलिंग होती है, मुझे पता ही नहीं था। सो और बहुत सारी सिनारियोज की राउंड 1 में कॉलेज मिल गया, राउंड 2 में कॉलेज मिल गया, राउंड 1 में दोनों जगह कॉलेज मिल गया, तो कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सिनारियोज जो है हमारे दिमाग में होते हैं। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड इंसान चाहिए होता है जिससे आप कंटिन्यूअसली पूछते रहो अपने डाउट्स। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद योर काउंसलर? मतलब मेरे जो काउंसलर है सनी सर, हम्म। उन्होंने मतलब बहुत रेगुलरली बात होती थी हमारी, बहुत रेगुलरली, ऐसा कि अगर मैंने अभी मैसेज किया है तो मुझे अभी के अभी रिप्लाई करेंगे, है ना, हम्म। वो ऑनलाइन एक मैसेज करती वो ऑनलाइन आते थे, जितने मेरे डाउट्स थे सारे सॉल्व करते थे, एक एक डाउट। मतलब हम्म। अगर उनकी हेल्प नहीं रहती ना तो मैं रजिस्ट्रेशन से आगे बढ़ ही नहीं पाती, क्योंकि वहीं पर अटक गई थी मैं तो कि सर इसमें क्या भरूं, इसमें क्या लगाना है सर। आ, सर ने मेरी सच में बहुत हेल्प करी। दूसरी बात कि मैं इरिटेटिंग भी हूँ, सर ने मुझे सहन भी किया है थोड़ा सा कि कितना परेशान करती है ये लड़की। यार बच्चे क्यूरियस होते हैं, आप अकेले क्यूरियस नहीं होते, सारे बच्चे ऐसे ही क्यूरियस होते हैं, क्योंकि यार जब हम लोग कोई चीज फर्स्ट टाइम करने जा रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो इस वजह से ये काउंसलर वाला आइडिया हम लोगों को आया था। एंड स्टार्टिंग में मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब हमने प्रेफरेंस लिस्ट दी थी, बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था कि सबको एक प्रेफरेंस लिस्ट दे दी है, बट एंड आई रियली रिमेम्बर शायद उसके 1 महीने तक मैंने सिर्फ ये समझाया था कि ये प्रेफरेंस हमने क्यों दी है, किस बेसिस पे दी है। यस सो मैम। हाउ डिड दैट प्रेफरेंस लिस्ट जो हमने आपको दी थी वो किस तरह से हेल्प करी आपकी, आपने कितने कॉलेजेस भरे थे, ये मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने बोला था कि इतने कॉलेजेस भरने हैं आप लोगों को, तो मुझे बताओ कि कितने कॉलेजेस भरे थे, हाउ डिड दैट प्रेफरेंस लिस्ट हेल्प यू? मैम ऐसा था कि आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट दी थी ना, अब ऑब्वियस सी बात है, और एक एक बच्चों को थोड़ी ना दोगे सबकी रैंक याद करके, वो मुझ पे डिपेंड करता है ना कि मैं डिस्टेंस देखूं,
है ना, मैं जहाँ से हूँ उसके आसपास के स्टेट देखूँ, वो सब मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं उसमें से चूज करूँ। अब सब कुछ मैं आप पे नहीं छोड़ सकती हैं, थोड़ा काम तो होमवर्क तो मुझे भी करना पड़ेगा। और उसके बाद मैम मैंने 117 कॉलेज भरे थे, हाँ 117 कॉलेज भरे थे, और सारे कॉलेज मुझे मेरे काउंसलर सर ने बताए थे कि ऐसा भरो, वैसा भरो, ऐसे भरो। वरना मैम सच बताऊं, मैं अपने रिलेटिव की बातों में आके साउथ के कॉलेज भर दी थी, सारे सारे के सारे। क्योंकि और मेजर फिर चांसेस फंस बोल नहीं रहे होंगे पाता। कि वहां पर हाँ फंस नहीं पाता, क्योंकि हाँ। प्रेफरेंसेस को लेके बहुत बच्चों के दिमाग में मिथ रहते हैं कि वही कॉलेजेस भरो जो मिल सकते हैं। तो इससे बहुत बार ऐसा होता है कि आपको साउथ वाला कॉलेज आपकी रैंक पे ऑब्वियसली मिल जाता है, लेकिन एक अच्छा कॉलेज आपको तभी मिलेगा जब आप कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से अपने कॉलेजेस प्रेफरेंस लिस्ट में फिल करते हो। तो ये तो प्रेफरेंस लिस्ट का हो गया यार। सबसे ज्यादा इस साल की काउंसलिंग सबको वैसे याद रहने वाली है, क्योंकि बहुत बार रिवाइज्ड नोटिस आए हैं। शुरू हुई, फिर से रिवाइज शेड्यूल आया, फिर एक्सटेंड हुई 6-7 बार एक्सटेंड हुई, और अब राउंड 2 फिर से इट हैज बीन एक्सटेंडेड, 29 से एक्सटेंड होने वाला है। सो आई रियली वांट टू नो कि यार नोटिफिकेशन अलर्ट्स, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि चॉइस लॉकिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारी काउंसलिंग का, और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि आपको नोटिस आए। तो आप लोगों को, आपको किस तरह से नोटिस, किस फ्रीक्वेंसी में नोटिस पहुंचाए गए आपके काउंसलर द्वारा, ये भी मैं जानना चाहूंगी, जस्ट फॉर द फीडबैक। मैम ऐसा था जैसे कि जैसे लिस्ट आई ना, वेबसाइट पर लिस्ट अपलोड हुई, तो वैसे ही मेरे ग्रुप में मैसेज आता था, सिर्फ सिर्फ कुछ सेकंड्स में मैसेज आता था कि हाँ ये चीज हुई है। उसके बाद फिर आपका यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आता था, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आता था, इतने सारे नोटिफिकेशन, फिर वो तो मेरे दिमाग में था कि हाँ भाई, मुझे डेट तक याद थी कि चलो 3 3 बार आया तो अब ये फिक्स्ड है। मतलब हाँ बहुत बहुत फास्ट सब कुछ था। ठीक और है। अगर मैं बात करूँ कि मैम मैं तो शायद 14 को निकलने वाली थी रिपोर्टिंग करने, फिर सर का जल्दी से मैसेज आया, मैं अपना मतलब डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रही थी कि डेट एक्सटेंड हो गई। हाँ इतना में आया कि यार, फिर मेरे को लगा ठीक है चलो मैं 17 को जाऊंगी, अब अभी वे छुट्टी आ जाएगी बीच में, तो मतलब हाँ, सब कुछ बहुत क्योंकि अच्छा था। कॉलेजेस बंद थे जब छुट्टी, वो 15 अगस्त वाले टाइम पे। यस, और मेन चीज तो मैम नोटिफिकेशन ही होते हैं, क्योंकि सब कुछ तो हो जाएगा लेकिन अगर मुझे चीज पता ही नहीं है तो मैं वो कैसे करूंगी, तो पता एग्जैक्ट होना बहुत जरूरी है। हाँ। और यार अच्छा चलो, ये सब तो ये हो गया कि अड्डा 247 जो आपको किस तरह से हेल्प किया। आई वांट टू नो, और बहुत सारे बच्चे भी ये जानना चाहते हैं कि यार जब आप रिपोर्ट करने गए कॉलेज की, तो क्या क्या प्रोसेस रहा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा पैनिक था, और अभी राउंड 2 में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट होंगे, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा कि यस किस मैम। तरह से आपकी रिपोर्टिंग का प्रोसीजर होता है। मैम ऐसा था कि वो हेल्पलाइन नंबर देते हैं ना, तो हम्म। आप उस पर कितना भी कॉल कर लो, आपको कोई जवाब नहीं देगा अच्छी तरीके से, कोई जवाब नहीं देगा। आपको सिर्फ डांट पड़ेगी, आपकी हाँ, बेइज्जती होगी, यही सब होगा। मुझे खुद को यही बोला गया था कि आप सिर्फ डीडी लेके आना, बाकी हम देख लेंगे। अरे आप आओ तो अच्छा सही, आप तो सही, फोन मतलब मैं फोन काटू उससे पहले तो वो फोन काट देते थे। ओके, तो क्या क्या प्रोसीजर था जब आप वहां पर पहुंचे, तो क्या क्या प्रोसीजर रहा वहां पर? वहाँ पे गए और ईएसआईसी में एफिडेविट्स बनाने पड़ते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला था कि वहीं से बनवाएंगे, अलवर से ही। मैं हम्म। वहाँ गई तो उन्होंने बोला कि घर से बना के नहीं लाया आप। मैंने बोला आप ही ने तो बोला था नहीं बना के लाना है। हाँ। तो फिर वहीं से हम लोग कोर्ट गए, मतलब हम्म। सुबह 9 बजे हम लोग कोर्ट गए, नोटेरी पे हम लोगों ने एफिडेविट्स बनवाए, 3 थे, है ना, एक तो बॉन्ड का था और 2 रैगिंग के थे, वो बनवाए। फिर हम्म। उसको मतलब लेकर आए वापस से, फिर 3 4 फॉर्म भरे, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे उन सब पे टिक लगाए कि हाँ कौन सा लाए कौन सा नहीं लाए, डीडी दी, सब कुछ करा, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स भरे। अंडरटेकिंग था कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट का, वो सब भरा। उसके हम्म। बाद बड़ी बात, एक मतलब एक सर होते हैं वो, बड़े से तो क्या मतलब, हाँ। सीनियर सर, तो हम्म। उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, फिर वो ऑनलाइन एमसीसी पे चढ़ाते हैं। तो वो सर टाइम ही नहीं दे रहे हमको। मैं गेट पे नॉक कर रही हूँ कि सर मैं आई कम इन, रुको 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 अभी नहीं। दे फिर मैं मस्ट 5 मिनट बहुत बाद, सारे स्टूडेंट्स होंगे ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बहुत सारे तो नहीं थे, कोई भी नहीं था, लेकिन तो भी सर अपनी मीटिंग में बिजी थे। फिर मुझे अच्छा। बोला कि मेडिकल बना के लाओ, मेडिकल वहीं से बनवाना था, वहीं ओके। हॉस्पिटल था। तो फिर मतलब मरीजों के बीच में, और मतलब 3 4 डॉक्टर से अलग अलग ओपीडी में जाकर मुझे सब कुछ बनवाना पड़ा, तो वो शायद मेरे हाँ 2 घंटे लग गए उधर। हाँ, तो वो हो रहा था इस बार, वो मतलब मैक्सिमम कॉलेजेस, जैसे कुछ कुछ स्टेट्स थी, महाराष्ट्र, गुजरात, उन्होंने पहले ही मेडिकल सर्टिफिकेट मांग लिया था। बट कॉलेज में भी जब आप जाते हो, सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है ये, सबके साथ जितने बच्चों से मेरी बात हुई है, तो यस मैम। मेडिकल फिटनेस उधर पर वो उनका कॉलेज खुद करता है।
खुद पूरा टेस्ट होता है मेडिकल फिटनेस का, और फिर आपका उसकी रिपोर्ट आती है। तो ये बेसिकली एक नॉर्मल प्रोसीजर है। आप अगर मेडिकल स्कूल में जाते हो, मतलब कॉलेज में जा रहे हो, तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस के बाद आपको सब डॉक्यूमेंट सब मिल गया। इन अब सबके कॉलेज क्या अलावा मैम, बोल क्या हाँ, मैम कॉलेज उन्होंने, का क्या था, कैसा लगा कॉलेज जाके? कॉलेज बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा लगा कि यार बस मेरा दिल रुक ही नहीं रहा था, बस धड़के जा रहा कि भाई अब तो शांत हो जा, आ गया बस, बस अब एडमिशन करवा ले, अब तो यार शांत हो जा बस, ऐसा। और मैम ऐसा था कि वहाँ पे ना डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के लिए फाइल फोल्डर में ले जाना भूल गई थी। फाइल अच्छा, फोल्डर लेके जाना बहुत जरूरी था उधर। ओके, ठीक है, हाँ, ताकि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दूँ तो संभाल के रख पाए वो लोग। बस ठीक है। ऐसा। और कॉलेज तो तो बहुत अच्छा है। तो सारे राउंड 2 वाले बच्चों, अगर आपको ईएसआईसी अलवर अलॉट होने वाला है, तो ये सारी चीजें जो तनुष्का ने बताई है ये आपको याद रखनी है, क्योंकि कॉलेज सेम है तो प्रोसीजर सब सेम होने वाले हैं। तो आपको याद रख, आपको इस माइंडसेट से जाना है। एफिडेविट जो तनुष्का ने बताया वो मेजरली उसी सिटी से बनता है जहां पर आपका क्या कहते हैं, आपको कॉलेज अलॉट होता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनने में या मेडिकल होने में 2-2.5 घंटे का टाइम आपका जाने वाला है। और अगर आप लंच ब्रेक के टाइम जाते हो तो मेजरली और भी शायद टाइम जा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम आप ले सकते हो 3 घंटे। तो आपका पूरा दिन रिपोर्टिंग के लिए जाने वाला है। और हॉस्टल वगैरह फैसिलिटीज आप देख के आए वहां पर, या फिर बोला कि बाद में आने के बाद लिए? में दिखाएंगे, बाद बाद में। में आएंगे, अच्छा हाँ, ठीक है। ओके, तो आप जहाँ पर अभी रहते हो उधर से कितना दूर है हॉस्टल, मतलब आपका वो कॉलेज कितना दूर है, हॉस्टल तो खैर। 450 किलोमीटर। मैं हाँ, चित्तौड़ से हूँ और वो अच्छा, अलवर। अच्छा, फिर ठीक, मतलब फिर तो ऑब्वियसली, बट ठीक है। कभी रहे हो घर से बाहर हाँ, अलग? कोटा में है ही हूँ। अच्छा, फिर ठीक है, मतलब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। कोटा में मुझसे नानी क्या रहती थी ना, घर ही था मेरा, बट हाँ, अब हाँ, फिर थोड़ा अलग एक्सपीरियंस रहने वाला है। बट आई एम सो सो हैप्पी फॉर यू तनुष्का, आपको आपका कॉलेज मिला, एंड आई होप आप बहुत 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 आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस फ्रॉम अड्डा 247, एंड ऑल द बेस्ट। और कुछ अपने जूनियर्स को जो नीट 2026 में अब पढ़ाई कर रहे हैं उनको, उनके लिए बोलना चाहोगे तो वो जरूर से एक चीज बोल के जाइए आप। देखो, सीधी सी बात है, सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा, बर्नआउट होके भी पढ़ना पड़ेगा हमेशा। मतलब ऐसा है कि मेरी सिचुएशन तो बहुत क्रिटिकल थी, मतलब मैंने जिस तरीके से पढ़ाई की ना वो बहुत मुश्किल था शायद वैसा, लेकिन सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब कोई और दूसरा तरीका है ही नहीं, कोई तरीका नहीं है कि शॉर्टकट, कुछ नहीं है। सिर्फ आपको 16 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे कॉलेज के लिए। जनरल ओबीसी को तो और मतलब 16 और 18 तो है ही, SC ST में थोड़ा सा कम चलेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही सही। एग्जैक्टली। सो देर इज नो अदर वे, नो शॉर्टकट, आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। तो 2026 वालों यार, तुम लोग भी प्लीज सुन लो कि पढ़ लो, यही है। आगे फिर रिग्रेट रह जाता है, और हमें रिग्रेट नहीं करना है। तो अपने सीनियर्स की बात मानो, मेरी नहीं मानते तो अपने सीनियर्स की बात मानो, ठीक है? क्योंकि आगे हो सकता है कि तुम इसी कॉलेज में जाओ और तनुष्का वहां पर आपको मिल जाए, ठीक है? So thank you so much Tanushka for being here, and for all these students जो कि अब राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो यू कैन एनरोल इन आवर बैचेस। उसके लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड यू कैन यूज द कोड ZBBS फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। लेना चाहिए ना फिर बच्चों को बैच? जरूर जरूर, मिस मत करना, सच में मिस मत करना, वरना ठीक। अच्छा कॉलेज मिस हो जाएगा सच में। वरना मैं आज साउथ के कॉलेज में जा रही होती, अभी रिपोर्टिंग करा के आती मैं। 3 दिन जाने के, 3 दिन आने के। ये ठीक। मैम, ओके, और थैंक यू समझ सो भी कुछ नहीं आता। मच। ओके, थैंक यू सो मच तनुष्का, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय।